जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफकेट मैथ्स की आज से हम रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन सीरीज में ये ध्यान रखा जाएगा कि आपके मैथमेटिक्स में जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनकी अलग अलग टाइप्स रहती हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपके साथ कवर हो जाए ताकि जो है आप एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट फील कर सके और हर एक टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच आपको क्लियर हो सके और कम टाइम देकर भी आप मैथ्स में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो यही हमारी एफकेट की मैथ्स रिवीजन सीरीज का पर्पस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको एफकेट का जीके पोर्शन डिफिकल्ट लगता है जिसमें फैक्चुअल जीके आती है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे एफकेट जीके की ई बुक मिल जाएगी आपको, जिसे आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे एफकेट मैथ्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज से। तो देखिए एवरेज की आज हम बात करेंगे। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। आपको जिस भी सेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत है मैथ्स में, नीचे बता देना, उसकी टाइप्स हम पहले कवर कर लेंगे। अब आपके साथ सबसे पहले मैं बता दूं कि एवरेज होता क्या है। आजकल ना हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, हमारे पास अलग अलग डाटा होता है, तो हम कभी भी अलग अलग डाटा को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसकी एवरेज क्या है। जैसे कि सपोज करिए मैंने 12th के एग्जाम्स दिए। अब मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। किसी में मेरे 95 मार्क्स आए, किसी में 90 आए, किसी में 70 आए, किसी में 80 आए, किसी में 85 आए। अब मेरे कोई रिलेटिव्स मुझसे मार्क्स पूछने आएंगे या फिर मेरे आस पड़ोस वाले पूछने आएंगे, तो वो मुझको ये नहीं पूछेंगे कि बता भाई तेरे कितने कितने मार्क्स आए कौन कौन से सब्जेक्ट में। उन्हें बस ये जानने में इंटरेस्टेड है कि औसत आपकी कितनी है, एवरेज मार्क्स कितने आए आपके। तो आप एवरेज मार्क्स किस तरह से बताएंगे? इन सभी मार्क्स को आप टोटल कर देंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरह से हमारा एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है कि हम जितना भी डाटा हमारे पास है तो उसका टोटल कर दे, सम कर दे और डिवाइड कर दे जितना भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जैसे 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो 5 से भाग कर दिया, 6 है तो 6 से भाग कर दिया। अगर ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, टोटल आएगा, उसका सम आएगा। अब ये तो हो गई बेसिक फॉर्मूला की बात कि बेसिक फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है, सम टोटल ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहां पर आपको 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 तरह के डाटा दिए हैं, इसकी एवरेज निकालनी है। पहला बेसिक वे इसका यही है, इन सभी को ऐड ऑन करते जाइए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि ये 5 डाटा हमें जो है दिए गए हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस क्यों कम है, क्योंकि ये सिर्फ 5 डाटा है। लेकिन यही डाटा अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल कर दे, यहां पर 184, 197, 153, 159, 179 हो जाए, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा इसको प्लस करने में और फिर डिवाइड करने में। इसी तरह से अगर आपको वो डाटा दे दे 1084, 1097, 1053, 1059, 1079, तो कितना टाइम आपको लगेगा इस डाटा को सॉल्व करने में। अगर आपको दे दे 1184, 1297, 1353, तो आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कितना टाइम आपका निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कम से कम 5-6 मिनट आप लगा देंगे उसे सिर्फ ऐड ऑन करने में, अगर ये डाटा मुश्किल हो जाए या ये डाटा का नंबर जो है बढ़ जाए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे किस तरह से करना है, देखिए हमारी कैलकुलेशन की स्पीड हमेशा ही ज्यादा कब होती है, जब हम मल्टीपल्स में बात करते हैं 10 के। जैसे अगर मैं आपको 100 में से कुछ प्लस माइनस करने को कहूं तो आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर यही मैं आपको 102, 103 में से कुछ प्लस माइनस करने को कहूं तो आपको टाइम लगेगा। इसी चीज का जो है हम यूज करेंगे इसमें। कैसे? हमारे पास अलग अलग जो है डाटा अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी है ना, उसमें कोई भी एक 10 का मल्टीपल पिक कर लेना है। कोई भी 10 का मल्टीपल जो सेंटर के आसपास का हो, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, कोई भी मल्टीपल उठा सकते हैं। जैसे
यहां पे 50 से लेकर 90 तक के नंबर हैं, तो 50 और 100 के बीच में एक सेंटर का 10 का मल्टीपल ले लिया मैंने 70 मैंने ले लिया। अब उस 70 के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 84 70 से कितना ज्यादा है 14, 97 70 से हमारा कितना ज्यादा है 27, 53 70 से कितना कम है -17, 59 70 से कितना कम है -11, 79 70 से कितना ज्यादा है +9। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 27 में से 17 गए, कितना बचा 10, 10 माइनस 11 कितना बचेगा -1, 14 और 9 कितना होगा 23, 23 माइनस 1 कितना हो गया 22। अब हमारे पास बचा है 22 और हमने एवरेज सपोज की थी 70 प्लस 22 हमारे पास बचा है। ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4.4। अब ये प्लस 22 था प्लस 4.4 आंसर आया, इसको ऐड करेंगे 70 में तो आंसर आ गया 74.4। तो इस क्वेश्चन की एवरेज रहेगी कितनी 74.4। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब भी आपको डाटा का क्वेश्चन आएगा। अगर तो इजी डाटा है तो आप प्लस कर लेंगे, लेकिन अगर एफकैट ने मुश्किल डाटा पूछा तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सेंटर वाला कोई भी नंबर आपको उठाना है और उसमें चीजों को ऐड ऑन करना है। सपोज करिए यही 1084, 1097, 1053, 1059, 1079 होता तो मैं किस तरह से सॉल्व करता? बीच वाला एक नंबर ले लेता। क्या ले लिया मैंने 1070 ले लिया, तो फिर देख लिया 70 से 84 कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, 27 ज्यादा है, उसके बाद 53 कितना -17। तो उसी तरह से क्वेश्चन जो है निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी और हम कोई भी क्वेश्चन जो दिखने में आसान है और उसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे कभी भी। पहली चीज याद रख लेना, अगर आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दे दे, यहां पर 5 डाटा दिए थे 10 डाटा भी दे देते ना, तो भी सेंटर वाला कोई नंबर पिक कर लेना, उसे एवरेज मान लेना और फिर देखना उससे प्लस माइनस करके हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके उससे आपका आंसर जो है जल्दी भी आएगा और वो अप्रोच भी क्लियर रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज इज 137 and average score of 98 girls is 124 of same class. Find combined average of class. एक बेसिक वे तो यही है कि आप इसको 137 को 42 से मल्टीप्लाई करें, 124 को 98 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें और फिर 98 प्लस 42 से डिवाइड करते हैं। ये है बेसिक वे अगर आप जाना चाहें जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन जो है इसका डाटा जितना डिफिकल्ट करते जाएंगे ना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। अब कुछ चीजें मैं आपको सबसे पहले समझा दूं ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। देखिए अगर ये बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेम होता फिर तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन का जो मिड पॉइंट होता ना वही इसका आंसर रहता, जो इसका मिड पॉइंट होता। लेकिन अब इसका मिड पॉइंट आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का नंबर डिफरेंट है। अब इस केस में क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? सबसे पहले जिस साइड नंबर ज्यादा है ना उसी साइड एवरेज का झुकाव ज्यादा होगा। कैसे? जैसे 124 और 137 इसका मिड पॉइंट होता है 130.5। अब ये एवरेज जो है 124 और 130.5 के बीच में लाई करेगी, ना कि 130.5 और 137 के। ये पहली चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारे एमसीक्यू में काम आ सकती है आंसर मार्क करने में। क्योंकि 98 गर्ल्स हैं तो इसलिए एवरेज जो है ज्यादा क्लोज रहेगी 124 के, ना कि 137 के। ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन की बात। अब दूसरी मजेदार चीज एवरेज में क्या काम आती है जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। देखिए 42 बॉयज हैं 98 गर्ल्स हैं, तो एवरेज में क्या होता है कि अगर आप इस नंबर को ना किसी भी रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो भी हमारी एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि 42:98 गर्ल्स हैं हमारे पास, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और हमारे पास 84 बॉयज और 196 गर्ल्स भी होती ना और यही डाटा दिया होता
तब भी हमारा आंसर सेम आता, तब भी हमारा आंसर क्या आता, सेम आता। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको और फिर बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालूं ना, तब भी सेम डाटा अगर दिया होगा तो सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसकी रेशो को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो आंसर में एवरेज में कभी भी कोई चेंज नहीं आता हमारी। इसको यूज किस तरह से करेंगे, सीधा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या करना है, हमेशा अगर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं दिए ना तो उसकी रेशो निकाल लेनी है, उसका फैक्टर निकाल लेने हैं। जैसे 42 और 98 जो है कौन से टेबल पर जाते हैं, 14 के टेबल पर। 14 से 42 भी कट होता है 3:7, यानी कि हमने 3:7 के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 3 बॉयज बचे हैं और 7 गर्ल्स बची हैं, 7 गर्ल्स। 3 बॉयज एवरेज कितनी है, 137 है, और गर्ल्स की एवरेज हमारे पास कितनी है, 124। अगर आपको बेसिक वे से भी जाना हो ना मल्टीप्लाई वाले, तो भी तब जाना है जब आपने इसकी रेशो निकाल ली है। इसकी रेशो निकालने के बाद ही बेसिक वे से आपको अप्रोच करना है। अब इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना था, हमारे पास बच के 3 बॉयज 7 गर्ल्स। 3 बॉयज की एवरेज है 137, 7 गर्ल्स की एवरेज है 124। अब एक वे तो ये है कि 137 को 3 से मल्टीप्लाई करके 124 को 7 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 7 + 3 10 से जो है डिवाइड कर लीजिए। लेकिन ये जो है लेंथी वे है, इसलिए जो है कभी भी हम लेंथी वे से नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, 3:7, एवरेज कितनी है 137 और साथ में एवरेज है 124। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमेशा एवरेज निकालनी है ना तो मिड पॉइंट 10 का मल्टीपल ले लेना। तो यहां पे मिड पॉइंट 10 का मल्टीपल क्या है, 130 है। 137 30 से कितना ज्यादा है, तो देखिए 137 130 से 7 ज्यादा है। और कितने बॉयज है, 3 है, 7 × 3 कितना हो गया, +21 हो गया। 124 130 से कितना कम है, -6। और गर्ल्स कितनी थी, 7, तो इधर आ गया कितना, -42। -42 और 21 कितना होता है, तो कितना होता है हमारा -21। डिवाइड कर दीजिए 10 से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 3 बॉयज बचे थे 7 गर्ल्स बची थी, कितना हो गया -2.1। एवरेज हमने माना था 130 को, 130 में से 2.1 माइनस कर दीजिए 127.9, तो इसकी एवरेज कितनी होगी 127.9। ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बेसिक अप्रोच 1 मिनट में दोबारा से क्लियर कर देता हूं। इस तरह के क्वेश्चन आए आपके सामने, क्या करना है, सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज की रेशो निकाल लेनी है। 3:7 आपके पास रेशो आ जाती। 2 जो आपको नंबर दिए हैं उसके बीच का मल्टीपल निकाल लेना था 130। फिर आपको जो है ये देखना था वो मल्टीपल जो है कितने कम और कितने ज्यादा है। 137 130 से 7 ज्यादा था और 3 बॉयज थे 21। 124 130 से 6 कम था, -6 × 7 -42। सब टोटल इन दोनों का 21 -42 कितना बचा, सिर्फ -21 डिवाइडेड बाई 10 -2.1। 130 में से 2.1 गए तो कितना आ गया हमारा 127.9। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और इस क्वेश्चन को जितना ज्यादा आपको ट्रिकी करते चलेंगे, अगर आपको सॉल्व करने के मेथड नहीं पता होंगे तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पहले उनकी एवरेज निकाल लेनी होती है, रेशो निकाल लेनी होती है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 92, फाइंड 9th ऑब्जर्वेशन। देखिए 3 तरह की चीजें हैं हमारे पास, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 87। जो पहले 5 नंबर है ना उनकी एवरेज है कितनी 79। अगले जो 3 नंबर हैं उनकी एवरेज है 92 और बताना है कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे ना वहां पे हमें एवरेज सपोज करनी पड़ती थी 10 के मल्टीपल में, क्योंकि वहां पर एवरेज दी ही नहीं थी अभी।
यहां पर तो पकी पकाई आपको खीर मिल गई। आपको पता है कि एवरेज 87 है। अब 87 एवरेज के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 79 जो है 87 से कितना कम है? 8 कम है, -8 कम है। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 5, तो कितना हो गया? -40। अब 92 87 से कितना ज्यादा है? 92 87 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन है 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया, +15। -40 + 15 कितना होता है? -25। -25 यानी कि यहां पर इन तीनों की एवरेज 87 बनाने के लिए यहां पर 87 तो होना ही चाहिए, +25 भी होना चाहिए, क्योंकि जो पहले दो पोर्शंस हैं वहां पर हमारा टोटल -25 आ रहा है। अब उसकी एवरेज जो है 87 तीनों की तभी हो सकती है अगर ये जो लास्ट वाला नंबर है 87 + 25 होगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा 87 + 25। तो कितना हो गया? ये हो गया 112। यानी कि जो हमारी 9th ऑब्जर्वेशन है वो कितनी होगी? 112 होगी। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, 5 years ago average age of husband and wife was 23 years, but now average age of husband, wife and their child is 20 years. How old is the child? तो देखिए किसी भी एवरेज के क्वेश्चन में आपको पेंसिल या पेन उठाने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ओनली हो जाते हैं। बस आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। सपोज करिए आज आपकी एज जो है 23 साल है, 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? 28 साल। दो लोग हैं जिनकी एवरेज एज आज 23 साल है, 5 साल बाद उनकी एवरेज कितनी होगी? एवरेज एज कितनी होगी? 28 साल। यानी कि जब भी ईयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो जितने साल से उम्र बढ़ती है उतने ही साल से हमारी एवरेज एज भी बढ़नी चाहिए। अगर दो लोगों की एवरेज एज आज 25 साल है तो 5 साल बाद उन्हीं दो लोगों की एवरेज एज कितनी होगी? 30 साल होगी। और 10 साल बाद उन्हीं दो लोगों की एवरेज एज कितनी होगी? 35 साल होगी, 35 ईयर्स होगी। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। 5 years ago एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर्स, यानी कि आज से 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एज जो है एवरेज कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी। पर इसी बीच जो है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और हस्बैंड वाइफ और उस बच्चे की एवरेज एज जो है 20 साल हो गई है। तीनों की एवरेज एज जो है अब 20 साल हो गई है। तो वो पूछ रहे हैं कि बच्चे की उम्र कितनी होगी। देखिए अगर हस्बैंड और वाइफ कायदे से चलते तो 5 साल बाद उनकी एवरेज एज कितनी होती? 28 साल होती। 28 साल, 28 ईयर्स। लेकिन उनकी आज एवरेज एज कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 20 साल। यानी कि ये उनको घाटा कितने का हुआ है? 8 साल का घाटा हुआ है। और कितने लोगों को घाटा हुआ है 8 साल का? 2 लोगों का। हस्बैंड और वाइफ की आज एवरेज एज जो है 28 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी एवरेज एज कितनी है? आज 20 साल है। उन्हें घाटा हुआ है कितने सालों का? 8 सालों का। कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो 8 × 2 16 साल। 16 साल का घाटा हुआ है, यानी कि 20 में से 16 माइनस करेंगे, आंसर होगा 4। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए 3 years ago एवरेज एज ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स वाज 17 एंड इवन नाउ आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम, फाइंड एज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। यानी कि 3 साल पहले एवरेज एज फैमिली की जिसमें 5 लोग थे उनकी 17 साल थी, लेकिन अभी भी उनकी एवरेज एज 17 साल ही है। तो बताइए कि जो नया बेबी आया है उसकी उम्र कितनी है? अब देखिए सबसे पहले हमें यही देखना है। यहां पे 3 साल पहले 5 फैमिली मेंबर थे, 17 साल थी उनकी एवरेज एज। कायदे से चलते तो उनकी आज एवरेज एज कितनी होनी चाहिए थी 3 साल बाद? 20 की होनी चाहिए थी।
लेकिन उनकी 20 की ना होकर आज भी एवरेज एज कितनी है, 17 की है। यानी कि 3 साल का घाटा हुआ है, 3 साल का घाटा। और कितने लोगों को 3 साल का घाटा हुआ है, वहां पर जो फैमिली में 5 लोग थे। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। टोटल 15 साल का घाटा हुआ है। 17 में से 15 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। यानी कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी उम्र कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एज उनकी कितनी होती अगर बच्चा पैदा ना होता। अब पैदा हो गया है तो एवरेज एज कितनी होगी। There are 35 students in hostel. As 7 new students came, expenditure of mess increased by 42 rupees and average expenditure of students per head decreased by ₹1. देखिए 35 बच्चे थे, हॉस्टल में 7 नए बच्चे आए। अब मेस वालों को उनके लिए राशन लेकर आना है जिसके ऊपर खर्चा होगा। तो वो खर्चा था 42 रुपीज, तो उनका 42 रुपीज से खर्चा बढ़ गया। लेकिन जो मेस वाले हर एक स्टूडेंट के ऊपर खर्चा कर रहे थे इंडिविजुअली, वो खर्चा जो है, वो लागत जो है 1 रुपए से कम हो गई। हमें बताना है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मेस वालों का कितना था 7 नए बच्चों के आने से पहले। देखिए अगर मेस वाले जो है एक बच्चे के ऊपर x रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे पहले 35 बच्चों के ऊपर, तो उनका एक्सपेंडिचर हो रहा था 35 इंटू एक्स। लेकिन जैसे ही 7 नए बच्चे आए उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितने से, 42 रुपीज से। और एवरेज एक्सपेंडिचर बच्चों के ऊपर जो है 1 रुपए से डिक्रीज हो गया। 7 नए बच्चे आए हैं तो 35 की जगह बच्चे कितने हो गए, 42। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर था x रुपीज, ये कम हो गया x माइनस 1। तो वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना होगा। यहां से इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से आ जाएगा आपका 35x 42x माइनस 42 और इधर जाके जो है 84 हो जाएगा। और 42 में से 35 गए तो कितना हो गया, 7x। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, x की वैल्यू आ गई आपकी 12। और आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, 35x। x की वैल्यू आ गई 12। तो यहां पे 35 इंटू 12 कितना हो गया, तो ये हो गया 350 प्लस 70 420। यानी कि आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है, 420। और यही इसका आंसर है। इसमें आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा इक्वेशन बना लेनी है और फिर सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। इन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 72। अलग अलग स्टूडेंट्स थे, उनके एवरेज मार्क्स है 72। लेकिन बाद में पता चला 3 बच्चों के मार्क्स जो है 68, 75 और 73 जो है पढ़ लिए गए थे। लेकिन एक्चुअल में उनके मार्क्स थे 62, 64 और 84। अब वो पूछ रहे हैं कि एवरेज दोबारा से करेक्ट करो। 72 स्टूडेंट्स की एवरेज थी पहले उनके मार्क्स की, लेकिन 3 बच्चों के मार्क्स जो है हमने रिकॉर्ड में 68, 75 और 73 पढ़ लिए थे, जिसको हमने सत्य मानकर इस एवरेज को निकाल दिया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो नंबर जो है 62, 64 और 84 थे। अब हमें बताना है कि एक्चुअल में एवरेज कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको तीनों रिस्पॉन्सेज लिख लेने हैं, 68, 75, 73। और अब कितने हैं जो नए वाले हैं, ये थे गलत वाले, ये है सही वाले, 62, 64, 84। अब देखिए कितना हो गया, 68 से 62 हो गए यानी -6, 75 से 64 हो गए यानी -11, 73 से 84 हो गए यानी कि कितने हो गए हमारे +11। अब -11 +11 हो गया, टोटल कितने हैं -6। यानी कि टोटल हमारे मार्क्स कम हुए हैं कितने से, 6 से। और हमारे ऑब्जर्वेशंस डाटा कितने थे, 3 थे। 3 -6 से 3 को डिवाइड किया, आंसर आया -2। 72 में से हम 2 घटाएंगे, कितना आएगा 70।
यानी कि हमारी नई एवरेज बच्चों की कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस आपको इतना देख लेना है कि अब जो नए डाटा आए हैं उसमें और पहले डाटा में कितना डिफरेंस है। देखिए 68 और 62 यानी -6 का डिफरेंस, 75 और 64 यानी कि डिफरेंस हो गया हमारा कितना, -11 का, 73 84 +11 का -6। सिर्फ और सिर्फ हमारा टोटल जो है कम हुआ है 6 से। 6 को डिवाइड कर लेना है 3 बच्चों के साथ, 6 को डिवाइड किया 3 बच्चों के साथ, आंसर आया 2, 72 - 2 आंसर होगा 70। इसी तरह से निकालनी है करेक्टेड एवरेज। A batsman has certain average in 11 innings. He scored 90 runs in 12 innings. Due to his average decreases by 5 runs. एक बैट्समैन है, बल्लेबाज है, 11 इनिंग्स का मतलब है कि उसने 11 बार बैटिंग की है। जैसे टेस्ट मैचों में 2 इनिंग्स होती है, 2 बार बैटिंग करने का मौका मिलता है, उसी तरह से कितनी बार उसने बल्लेबाजी की है उसे कहते हैं इनिंग्स। एक बल्लेबाज को 11 बार बैटिंग करने का मौका मिला, उसकी कुछ एवरेज थी जो हमें नहीं बताई गई, लेकिन जब उसको 12th टाइम बैटिंग करने का मौका मिला उसमें उसने 90 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से उसकी एवरेज कम हो गई। अब 12th इनिंग्स में जो भी उसने स्कोर किया उसकी वजह से एवरेज कम हो रही है। तो पहली चीज हमें क्लियर है कि उसकी पहली 11 इनिंग्स की एवरेज ज्यादा रही होगी, तभी अब कम हो रही है। अब देखिए उसकी कम हुए कितने, 5 का घाटा हुआ है एवरेज, और इनिंग्स कितनी है 12, यानी कि हर एक को घाटा हो गया है कितना, 5 का घाटा। कितनी इनिंग्स को घाटा हुआ है 5 का, 12 इनिंग्स को, यानी कि कितना हो गया -60। यानी कि अभी उसने कितना स्कोर किया है 90, एवरेज उसकी पहले ज्यादा रही होगी कितनी, +60, यानी कि उसकी एवरेज थी कितनी 150। सिर्फ और सिर्फ एवरेज में आपको यही ध्यान रखना है कि कितना घाटा हुआ है और कितना मुनाफा हुआ है। यहां पर घाटा कितना हुआ था, 5 रन का, 5 रन का घाटा हुआ है, यानी कि -5। कितने लोगों को या कितनी इनिंग्स में घाटा हुआ है, 12 इनिंग्स में। तो टोटल कितने रनों का घाटा हुआ है, 60 रनों का घाटा हुआ है, यानी कि 90 में 60 प्लस करेंगे तो उसकी पहले एवरेज रही थी 150। अब उसकी एवरेज कम हो गई है 5 रनों से, यानी कि उसकी अब एवरेज रह गई है 145। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि पहले उसकी एवरेज कितनी थी और अब कितनी है। अगर पहले की एवरेज पूछे 12th इनिंग्स खेलने से पहले की तो 150 एवरेज, अगर 12वीं इनिंग्स 12th इनिंग्स जब उसने खेल ली है और उसकी एवरेज कम हो गई है वो पूछे तो 145। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है उसको कितना घाटा हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है। उसे घाटा हुआ 5 रनों का, जिसकी वजह से उसकी टोटल 12 इनिंग्स की एवरेज 5 से कम हो गई, यानी कि उसको घाटा हुआ कितना 60 रनों का। 60 रनों का घाटा, 90 में 60 आपको प्लस करने होंगे 150, और यही उसकी एवरेज थी, जिसमें से आपको डिक्रीज कर देना है अगर 5, अगर आप अब वाली एवरेज निकालना चाहते हैं। तो ये थे एवरेज के कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन और उनकी अप्रोच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, वो हम पहले कवर कर लेंगे। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।